ऐसी चीख कि मुर्दे भी उठकर कब्र से खड़े हो जाएं। लगा कि आवाज बिल्कुल कानों के पास से आई है। उन हालात में मैं उछलकर चारपाई पर बैठ गया। रात के 3:30 या 4 बजे होंगे। अब इस समय तक पहरे पर लगे लड़के जहां तहां धीरे धीरे सो ही जाते थे। सैफू भी ना जाने कब आकर सो गया। चीख सुनकर अब्बा जान भी उठ बैठे थे। चीख फिर सुनाई दी। ला हौल वला कुव्वत। अब्बा ने लाहौल पढ़ी। खुदा जाने ये रात को सोते सोते चीखने क्यों लगता है। अम्मा, इसे रात भर वहाँ पहरे के वक्त लड़के डराया करते हैं। उन मुओं को भी चैन नहीं पड़ता। यहाँ लोगों की जान पर बनी है और उन्हें शरारतें सोचती हैं। इससे बोलो कहीं और सोया करे, मेरी भी नींद खराब कर दी। सैफू अभी तक नहीं जागा था। मैं उसके पलंग के पास गया और झुक कर देखा। उसके माथे पर पसीना था और सांस तेज तेज चल रही थी और जिस्म कांप रहा था। बाल पसीने से तर थे और कुछ लटें माथे पर चिपक गई थी। मैं सैफू को देखता रहा और उन लड़कों के प्रति मेरे मन में गुस्सा घुमड़ता रहा जो उसे डराते हैं। तब दंगे ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे आजकल होते हैं। दंगों के पीछे छिपे दर्शन यानी फिलॉसफी, राजनीति और कार्य पद्धति की गति में बहुत ही परिवर्तन आया है। आज से 25-30 साल पहले ना ही लोगों को जिंदा जलाया जाता था और न पूरी की पूरी बस्तियां वीरान की जाती थी। उस जमाने में प्रधानमंत्रियों, गृह मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद भी दंगाइयों को नहीं मिलता था। ये काम तो छोटे मोटे स्थानीय नेता अपना नीच किस्म का स्वार्थ पूरा करने के लिए करते थे। अब मिसाल के तौर पर व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, जमीन पर कब्जा कर लेना, चुंगी के चुनाव में हिंदू मुस्लिम वोट समेट लेना वगैरह वगैरह उद्देश्य हुआ करते थे। लेकिन अब तो दिल्ली दरबार पर कब्जा जमाने का साधन बन गए हैं सांप्रदायिक दंगे। संसार के विशालतम लोकतंत्र की नाक में अब वही नकेल डाल सकता है जो सांप्रदायिक हिंसा और घृणा पर खून की नदियां बहा सकता हो। सैफू को जगाया गया। सैफू बेटा, सैफू बेटा। सैफू, सैफू। अबू चाचा। अब्बा जान के सौतेले भाई की सबसे छोटी औलाद सैफुद्दीन उर्फ सैफू ने जब अपने आप को घर के सभी सदस्यों से घिरे हुए देखा तो अकबका कर खड़ा हो गया। वो बकरी के एक मासूम बच्चे की तरह चारों तरफ देख रहा था, जैसे अपनी मां को तलाश रहा हो। सैफू के अब्बा यानी मेरे कौसर चाचा के मरने का कोना कटा पोस्ट कार्ड मुझे अच्छी तरह याद है। पोस्टमैन लाओ भैया। गांव वालों ने खत में सिर्फ कौसर चाचा के मरने की खबर ही नहीं दी, बल्कि यह भी लिखा था कि उनका सबसे छोटा बेटा सैफू अब इस दुनिया में अकेला रह गया है। उसके बड़े भाई उसे अपने साथ बंबई नहीं ले गए। उन्होंने कह दिया कि वो सैफू के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब अब्बा जान के अलावा सैफू का इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे सौतेले भाई कौसर का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जीते जी तो खुद कौसर ने कभी कोई खबर दी नहीं और मरने के बाद भी गांव वालों को क्या सोची कि पूरी की पूरी राम कहानी लिख डाली। अब आप क्या करेंगे इसमें? सैफू का बड़ा भाई अपने साथ सैफू को मुंबई नहीं ले गया है। वही तो कह रही हूँ, अब आप क्या करेंगे इसमें? अरे मैं क्या जानूं, क्या ये खत मैंने पोस्ट किया है? अरे बेगम, आपके सामने ही तो ये खत आया है। अम्मा से कई बार लड़ाई होने के बाद अब्बू भी जैसे अवाक से हैं। कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा। कोना कटा पोस्ट कार्ड पकड़े अब्बा जान बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। फिर अम्मा के विरोध के बावजूद उन्होंने अपना फैसला लिया। गांव वालों ने खत भेजा है तो जाकर देखना ही पड़ेगा, वरना कहीं भी मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेंगे। आप हमारा बैग लेके आइए। ये लीजिए। अब अब्बा जान अपने पुश्तैनी गांव धनवा खेड़ा चले गए थे। कुछ दिनों के बाद
अब्बा अपने साथ सैफू को लेकर आए थे। अरे यार कल मैं जा रहा था। कहाँ जा रहे थे? अरे चौक। अच्छा, सामने से वाजिद भाई की बहन, वही फुर्रो। अबे उसका नाम फुर्रो नहीं है, सलमा है। अबे फुर्रो है उसका अरे नाम। यार उसे फुर्रो मत कहा कर, उसे मिर्ची लगती है। भाईजान फुर्रो ही है वो। सफिया उसका नाम फुर्रो नहीं है, सलमा है। तुझसे पानी लाने को कहा था ना मैंने। भाईजान बहुत नकचड़ी है वो। अरे तू जाएगी नहीं? हाँ ठीक है। वैसे भाईजान कहीं आप लोग का दिल तो नहीं आ गया उससे? अरे यार ठहर, तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ आ जाओ सैफू बेटा। अम्मा आ गए आप? अरे सैफू बेटा अंदर आओ बेटा। आ जा बेटा। सैफू, इसको कहाँ से लिवा लाया? मेरे दोस्त मेरा मखौल बनाते हैं। अबे ये तेरे अबू किस कार्टून को ले आए? अब्बा ये किसको लिवा लाया? शट अप। मेरे सवाल का जवाब अब्बा ने एक झटके में दे दिया। सबकी हंसी गुल हो गई। ये कौसर का बेटा सैफू है। इसकी देखभाल के लिए अब वह कोई ना था। मैंने कौसर के नाम की जितनी जमीन जायदाद और घर बार था वही गांव वालों के हाथों में बेच दिया है और इसको यहाँ लिवा लाया। हमेशा का टंटा ही खत्म कर दिया। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा किया। क्या? सैफू को अपने साथ लेकर लौटे थे अब्बा। हालांकि सैफू को देखकर हम सबको हंसी आई थी। अब किसी गंवार लड़के को देखकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक लड़के और अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली सफिया की भला क्या प्रतिक्रिया हो सकती थी? पहले दिन ही लग गया था कि सैफू सिर्फ गंवार ही नहीं है बल्कि अध पागल होने की हद तक सीधा या बेवकूफ है। हम लोग उसे तरह तरह से चिढ़ाया या बेवकूफ बनाया करते थे। ओफो, इस घर में तो कभी कुछ मिलता ही नहीं है। अब मेरी चप्पलें कहाँ चली गई? चप्पलें, वो भी गंदी। कौन साफ करेगा इसे? कोई है इस घर में? सफिया बाजी, मैं सफिया, हो गई मेरी चप्पलें साफ? हाँ, चल हट और गंदी कर देगा। सफिया, बदतमीजी नहीं। माँ, मेरा रिक्शे वाला आ गया है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। सच्चू, वो पानी की बाल्टी उठाकर चौके में रख देना। ये मेरी कमर कमबख्त जवाब दे चुकी है। हाँ माँ, रख दूंगा। रखता हूँ अभी। अब इस सब का फायदा सैफू को इस तौर पर हुआ कि अम्मा और अब्बा का उसने दिल जीत लिया। सैफू मेहनत का पुतला था और काम करने से भी कभी नहीं थकता था। अम्मा को उसकी ये अदा बेहद पसंद थी। अगर 2 रोटियां ज्यादा खाता है तो क्या? काम भी तो कमर तोड़ करता है। सालों पर साल गुजरते गए और सैफू हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। हम सब भी उसके साथ सहज होते चले गए। ओए सैफू, बैठ जा, चल बैठ जा यार। अबे बैठ यार सैफू बैठ। अब नहीं, मैं अब अबे बैठ जा बे। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें बंदर की तरह टोपी ही पहन के दिखा दे। हाँ चल बन जा बन जा। अबे देखो मुझे घर जाना है, मुझे दे। अबे तुम मुर्गा ही बन जा बे, चल। अबे बन क्यों नहीं रहा है? अरे मुझे घर जाना है। अबे बन। अरे क्यों परेशान कर रहे हो उसको? हाँ क्या है? तुम्हारा भाई पागल है। भाई मेरा है। तुमने पागल कैसे कहा? पागल है, पागल कहेंगे। अच्छा, अगली बार कुछ कहा ना तो तुम दोनों की जबान खींच देख लूंगा। लेंगे।
अब अगर मोहल्ले का कोई लड़का सैफू को पागल कह देता तो मैं उसकी जबान खींच लेता, लेकिन घर के अंदर सैफू की क्या हैसियत थी ये हम ही जानते थे। शहर में दंगा वैसे ही शुरू हुआ जैसे हुआ करता था, यानी कि मस्जिद में किसी को एक पोटली मिली जिसमें किसी किस्म का गोश्त था और गोश्त को देखे बगैर ये तय कर लिया गया चूंकि ये मस्जिद में फेंका गया गोश्त है, इसलिए सुअर के गोश्त के सिवा किसी और जानवर का तो हो ही नहीं सकता। अब इसकी प्रतिक्रिया में मुगल टोले में एक गाय काट दी गई। अरे भैया गौ मांस भैया धर्म रश होगा। गौ मांस? अरे पंडित जी, बिना जांचे परखे कैसे पता गौ मांस है? अरे चुप मूर्ख बालक, धर्मराज हर हर महादेव। चले आते हैं। और दंगा भड़क गया। कुछ दुकानें जली थी, ज्यादातर लूट ली गई थी और चाकू छुरी की वारदातों में करीब 7-8 लोग मरे थे, लेकिन प्रशासन इतना संवेदनशील था कि कर्फ्यू लगा दिया गया। अब आजकल वाली बात नहीं थी। हजारों लोगों के मारे जाने के बावजूद मुख्यमंत्री जी मूंछों पर ताव देकर घूम रहे थे। जो कुछ हुआ सही हुआ, कोई सवाल जवाब नहीं, बस। दंगा चूंकि आसपास के गांव तक फैल गया था, इसलिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। मुगलपुरा चूंकि मुसलमानों का सबसे बड़ा मोहल्ला था, इसलिए वहां कर्फ्यू का असर भी ज्यादा था और जिहाद जैसा माहौल बन गया था। मोहल्ले में गलियां तो थी ही, लेकिन कई दंगों के तजुर्बों ने यह भी सिखा दिया कि घर के अंदर से भी रास्ते होने चाहिए, यानी कि इमरजेंसी पैकेज घर के अंदर से, छतों के ऊपर से और दीवारों को फलांगते हुए कुछ ऐसे रास्ते बन गए थे कि यदि कोई इन्हें जानता हो तो आसानी से मोहल्ले के एक छोर से दूसरे छोर तक जाया जा सकता था। मोहल्ले की तैयारी युद्ध स्तर की थी। सोचा गया कि यदि मोहल्ले में कुछ चीजें कम पड़ती हैं तो वो आसानी से ही मिल जाएं। और दंगा मोहल्ले के लड़कों के लिए एक अजीब तरह का उत्साह दिखाने का मौसम हुआ करता था। हम आपकी बात इन हिंदुओं को धूल चटा देंगे। अरे समझ के क्या रखा है धोती बांधने वालों ने? अरे महा के बुजदिल होते हैं ये हिंदू। अरे भाई, एक मुसलमान 10 हिंदुओं पर भारी पड़ता है भाई। सही कह रहा हूं मियां। आग भाई, भाई आग। अबे कहां है? सैफू का। अबे इधर आ। अबे एक और ये बवाल लाद दिया है, खड़े रहो, ये दिखाओ आप। अबे ये अलीगढ़ ताला फैक्ट्री की शेड की लाइट है। अरे बस भी ना थोड़े से फट जाती है। अरे भाई ऐसा भी नहीं भाई, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान भाई। हाँ अभी देखा। अरे भाई लेंगे। अबे गुट्टो। हाँ जी भाई। इधर। हाँ भाई हुकुम भाई। सुनो, कल तुम मालवीय नगर तक चले जाना और बस साथ में उस्मान को लिए जाना। ये खाने पीने की लिस्ट आई है, ठीक है ना? कर्फ्यू खत्म होते ही तुम और उस्मान जाके ले आना। पकड़ो उसको, पकड़ो। अरे भैया ऐसा गजब न करो हमारे साथ। अरे पिछली बार गए रहे तो पीएसी वाले बटों और बूटों से मारे थे भैया, अभी तक बहुत दुखता है। अम्मा अब्बा भी नहीं जाने देंगे भैया। एक काम करो, मैं यहाँ पे कोई शिकायत नहीं दूंगा, छत पे रहूंगा हमेशा साथ, वादा करता हूँ। भैया भेजो ना, भेजो। अरे भाई जनानियों को भेज दीजिए ना, हम लोग तो रात भर पहरा भी देते रहते हैं। हाँ भाई, ये सही कह रहा है भाई, जनानियों को भेज दो भाई। ऐसा ही माहौल बन जाता था, लेकिन मोहल्ले से बाहर निकलने में सबकी नानी मरती थी, क्योंकि पीएसी की बूटों और उनके राइफलों के बटों की मार कईयों को याद थी। इसलिए जवानी जमा खर्च तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके आगे संकट एकता सिखा देता है। एकता अनुशासन और अनुशासन व्यवहारिकता। इसलिए हर घर से एक लड़के का पहरे पर रहना तय हुआ, क्योंकि उस जमाने में हमारे घर में मुझे लड़का नहीं माना जा सकता था, क्योंकि मैं 25 पार कर चुका था। लड़का सैफू ही था,
इसलिए रात के पहरे पर सैफू का जाना तय हुआ। रात का पहरा छतों पर हुआ करता था, क्योंकि मुगलपुरा वहां से पूरा शहर दिखाई देता था। मोहल्ले के लड़कों के साथ सैफू भी पहरे पर जाया करता। ये मेरे अब्बा जान, अम्मा और सफिया हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा था। अगर हमारे घर में सैफू ना होता तो शायद मुझे रात में धक्के खाने पड़ते। सैफू के पहरे पर जाने की वजह से ही उसे कुछ सहूलियतें भी दे दी गईं। जैसे उसे सुबह 8 बजे तक सोने दिया जाता था। अब उससे झाड़ू नहीं दिलवाई जाती थी। अब ये काम सफिया के हवाले हो गया था। ए सफिया, तू ये झाड़ू कैसे लगा रही है? ये देख, सारा कूड़ा छूटा जा रहा है। कहाँ भाईजान? वो अरे उधर देखना, वहां पे। ए भाईजान, हम्म। ज्यादा सर पे मत चढ़िए। आपकी जगह पहरा देता है सैफू और झाड़ू लगानी पड़ती है मुझे। गंदा है? हाँ। गंदा है? अरे वो गंदा है ना। एक काम करिए, खुद ही साफ कर लीजिए। माँ, हो गई सफाई। सफिया इस काम को बेहद नापसंद करती थी। कभी कभी मैं भी छतों पर निकल जाया करता था। छतों की दुनिया में मोहल्ले के लड़कों का राज हुआ करता। लाठी, डंडे, बल्लम और ईंटों के ढेर जगह जगह इकट्ठा कर रखे थे। बड़ा असलाहा तैयार कर रखा है। 2-4 के पास तो देसी कट्टे भी हैं। इनमें से ज्यादातर के पास चाकू थे। ये सब छोटा मोटा काम करने वाले कारीगर थे। ज्यादातर ताले के कारखाने में काम करते थे, कुछ दर्जीगिरी और कुछ बढ़ईगिरी जैसे काम करते थे। इनमें से चूंकि इस समय बाजार बंद था और इनके धंधे ठप चल रहे थे, तो इनमें से कईयों के घर में तो कर्ज से चूल्हा जल रहा था, लेकिन वो खुश थे और छतों पर बैठकर वे दंगे की ताजा खबरों पर तबसरा किया करते। हमा कल रात तस्वीर महल में वायरलेस पकड़ा गया। सुना है पाकिस्तान से बातें चल रही थी। अम्मा हम तो ये भी सुने हैं कि जमालपुरा में एक साथ किसी ने 4 लोग को चाकू घोंप दिया। ये हिंदू भी ना जूते खाने वाला काम करते हैं। वैसे तो बड़ी अहिंसा की बातें किया करते हैं। अरे यार बस बातें ही करते हैं। भाईजान कभी रेडियो पाकिस्तान जरा सुनिए। अरे क्या क्या प्रोग्राम आते हैं। आपके खत, आपके गीत प्रोग्राम यहाँ के छाया गीत से बढ़िया होता है। ये सब छत पर हिंदुओं को गाली दिया करते थे, लेकिन हिंदुओं से ज्यादा गालियां ये सब पीएसी वालों को देते थे। पाकिस्तान रेडियो का पूरा प्रोग्राम इन्हें ज़बानी याद था और कम आवाज में रेडियो लाहौर भी सुना करते थे। इनमें से 2-4 जो पाकिस्तान जा चुके थे, उनकी इज्जत तो हाजियों की तरह होती थी। वो पाकिस्तान की रेलगाड़ी, तेज गांव और गुलशन इकबाल कॉलोनी के ऐसे किस्से सुनाते थे कि लगता था कि स्वर्ग अगर पृथ्वी पर कहीं है तो वो सिर्फ पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की तारीफों से जब इनका दिल भर जाया करता तो सैफू से छेड़छाड़ किया करते। सैफू ने पाकिस्तान और पाकिस्तान का वजीफा सुनने के बाद एक दिन पूछ ही लिया, भाईजान पाकिस्तान है कहाँ? पाकिस्तान मैं गया था लाहौर में। भाईजान कहाँ है पाकिस्तान? अरे बता यार कोई ऐसे कहाँ है पाकिस्तान? अरे हम बताते हैं ना तुम्हें पाकिस्तान कहाँ है। ऊ रहा पाकिस्तान। ऊ रहा पाकिस्तान। ई रहा पाकिस्तान। अरे बताइए ना कहाँ है पाकिस्तान? इस सब पर लड़कों ने उसे बहुत ही खींचा था। सैफू कुछ समझता था, कुछ नहीं, लेकिन उसे पता नहीं चल सका कि पाकिस्तान है कहाँ। गश्त पर लगे लौंडे सैफू को मजाक ही मजाक में संजीदगी से डराया करते थे। देखो सैफू, अगर हिंदू तुमको पा जाएंगे तो पता है तुम्हारे साथ क्या करेंगे? पहले तुम्हारे कपड़े उतारेंगे। अरे फिर तुमको नंगा करेंगे। नंगा? नंगा क्यों करेंगे? लड़के जानते थे कि सैफू अध पागल होने के बावजूद नंगा होने को बहुत ही बुरी और खराब चीज समझता था। फिर वो तुम्हें तेल मलेंगे। तेल? तेल क्यों मलेंगे? अरे ताकि जब मैं तुम्हें मारे तो तुम्हारी खाल उभर जाए और फिर गरम सलाखों से तुमको दागेंगे। वो देखो हिंदू दाग रहे हैं। वो देख कैसे मार रहे हैं हिंदू। वो देखो हिंदू तेल लगा रहे हैं।
लड़के रात में उसे जो डरावने और हिंसक किस्से सुनाया करते थे उनसे वो बहुत ज्यादा डर जाया करता था। कभी कभी मुझसे भी उल्टी सीधी बातें किया करता। मैं उसे चुप करा देता, लेकिन उसकी जिज्ञासाएं शांत होने का नाम ही नहीं ले पाती। आखिर एक दिन उसने मुझसे पूछा, भाईजान, भाईजान, हाँ पाकिस्तान में भी मिट्टी है क्या? क्यों, वहां मिट्टी क्यों नहीं होगी? नहीं, वहां सड़क ही सड़क नहीं है। वहां टेररिंग सस्ती है क्या? देखो सैफू, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। तुम अल्ताफ वगैरह की बातों में कान मत दिया करो, ठीक है? भाईजान, हाँ? तो क्या हिंदू आंखें निकाल लेते हैं क्या? ओहो, क्या बकवास है। ये सब तुमसे किसने कहा? बच्चन ने। बच्चन सब कुछ गलत कहता है। भाईजान, हाँ? तो क्या हिंदू खाल भी नहीं खींचते? ओहो सैफू, ये तुमने क्या लगा रखी है? सैफू चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में सैकड़ों सवाल थे। मैं बाहर चला गया और वो सफिया से इसी तरह के सवाल करने लगा। कर्फ्यू लंबा होता चला गया और रात की गश्त जारी रही। हमारे घर से सैफू ही जाता रहा। ये वही रात थी जब सैफू सोते में अचानक चीखने लगा था। लाहौल बिला कुव्वत। इससे बोलो कहीं और सोया करे, मेरी भी नींद खराब कर दी। हम सब घबरा गए, लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया कि ये सब सैफू को डराए जाने की वजह से है। अब्बा जान को लड़कों पर बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने मोहल्ले के एक दो बुजुर्गनुमा लोगों से कहा भी। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, आपके जो लड़के बच्चे हैं वो हमारे सैफू को डराते हैं। डराते हैं? डराते हैं? नहीं, वो परेशान करते हैं। अम्मा मियाँ, ये तो बताओ, डराते हैं कि परेशान करते हैं? बेकार में हमारे बच्चों को बदनाम कर रहा है। चले आगे। लेकिन जबानी टाल मटोल के अलावा इसका कोई असर नहीं हुआ। लड़के, वो भी मोहल्ले के लड़के, अब भला किसी मनोरंजन से क्यों कर हाथ धो लेते? बात कहां से कहां तक पहुंच चुकी है इसका अंदाजा मुझे उस वक्त तक ना था जब तक एक दिन सैफू ने मुझसे पूछा, भाईजान, हाँ? मैं हिंदू हो जाऊं? सवाल सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया, लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया ये सब सैफू को रात में डराए जाने की वजह से है। मुझे गुस्सा आया, फिर सोचा इस पागल पर गुस्सा करने से अच्छा है कि गुस्सा पी जाऊं और उसे समझाने की कोशिश करूं। क्यों सैफू, तुम हिंदू क्यों होना चाहते हो? भाईजान, हिंदू हो जाऊंगा तो बच जाऊंगा। इसका मतलब है कि मैं नहीं बच पाऊंगा? तो आप भी हो जाओ। और तुम्हारे अब्बू चाचा? मैंने अपने वालिद और उसके चाचा की बात की। वो शायद कुछ सोचने लगा। शायद अब्बा जान की लंबी और सफेद दाढ़ी में कहीं फंस गया होगा। मैंने उसे समझाया, देखो सैफू, ये सब उन लड़कों की खुराफात है। वो जो भी तुम्हें बताते हैं वो सब गलत है। अरे तुम मैच को नहीं जानते? वो जो स्कूटर पे आते हैं? हाँ वही। वो हिंदू है? हाँ, वो हिंदू है, मैंने कहा, और उसके चेहरे पर पहले तो निराशा की हल्की सी परछाई उभरी, फिर वो खामोश हो गया। मैंने उसे समझाया, देखो सैफू, ये सब गुंडे बदमाशों के काम हैं। ना हिंदू लड़ते हैं और ना ही मुसलमान। गुंडे लड़ते हैं, गुंडे, समझ गए? गुंड? और दंगा शैतान की आंत की तरह खिंचता चला गया और शहर में लोग तंग आने लगे।
यार शहर में दंगा करने वाले इन हिंदू और मुसलमान बदमाशों को अगर मिला दिया जाए तो भला कितने होंगे? अमा ज्यादा से ज्यादा 1000, चलो 2000 मान लो, तो भाई 2000 आदमी लाखों लोगों की जिंदगी जहन्नुम की है। और हम लोग घर में दुबक के बैठे हुए हैं। भाई ये तो वही बात हुई कि 10,000 अंग्रेज करोड़ों हिंदुस्तानियों पे राज किया करते थे। हाँ हाँ, और सारा निजाम उन्हीं के तहत चलता रहता था। अबे और जरा ये सोचो कि इन दंगों से फायदा किसका है? हाजी अब्दुल करीम का फायदा है जो चुंगी के चुनाव लड़ेगा और सारे मुस्लिम वोट ले जाएगा। पंडित जोगेश्वर जी को जिन्हें हिंदू वोट मिले, लेकिन तो फिर हम लोग कायबे। अबे तुम वोटर हो, वोटर, हिंदू वोटर, मुस्लिम वोटर, हरिजन वोटर, दलित वोटर, कायस्थ वोटर, सुन्नी वोटर, सिया वोटर, भैया यही सब होता रहेगा इस देश में। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जहाँ लोग जाहिल हैं, जहाँ किराए के हत्यारे मिलते हैं, जहाँ नेता लोग अपनी गद्दियों के लिए दंगे कराते हैं, वहाँ और हो भी क्या सकता है? हाँ यार, वरना काम लोगों को पढ़ा नहीं सकते हैं का? अबे तुम कौन होते हो पढ़ाने वाले? सरकार पढ़ाएगी अगर चाहेगी तो। अबे तो क्या सरकार नहीं चाहेगी तो हम खुद पढ़ भी नहीं सकते? हाँ हाँ, अंग्रेजन ने हमें यही सिखाया है भैया, हम सब इसके आदी हो चुके हैं। अच्छा चलो मान लो इस देश के सारे मुसलमान हिंदू हो जाए तो? लाहौल मिलाखुद, ये क्या कह रहे हो भैया? अरे अच्छा मान लो सारे हिंदू मुसलमान हो जाए। हाँ, सुभान अल्लाह। अबे तो क्या दंगे रुक जाएंगे? सोचने की बात है। सोचो पाकिस्तान में शिया सुन्नी एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो क्या यार, आदमी को हो या इंसान, साला है ही ऐसा जो आपस में लड़ते रहना चाहता है। वैसे जुम्मन और मैकू में बड़ी दोस्ती है। अबे तो क्यों ना हम मैकू और जुम्मन बन जाए? अरे वाह, क्या बात कर दी भैया। मतलब मैं सुबह सुबह रेडियो के कान उमेट रहा था और सफिया झाड़ू दे रही थी कि तभी रजा का छोटा भाई अकरम भागता भागता आया और अपनी फूलती हुई सांस को रोकने की नाकाम कोशिश करता हुआ बोला, सैफू को पीएससी वाले मार रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो? सैफू को पीएससी वाले मार रहे हैं। क्यों, क्या बात है? पता नहीं, वहाँ नुक्कड़ पर। वहाँ जहाँ पीएससी की चौकी है? हाँ हाँ वही। लेकिन क्यों? मुझे मालूम था सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच कर्फ्यू खुलने लगा था और 8 बजे के करीब अम्मा ने सैफू को दूध लाने के लिए भेजा था। अब सैफू जैसे पगले को मालूम था कि उसे जल्दी से जल्दी घर वापस आना है, लेकिन अब तो 10 बज चुके थे। चलो मैं चलता हूँ। हाँ चलो। रेडियो से आती बेढंगी आवाज की फिक्र किए बगैर मैं तेजी से घर से बाहर निकला। अरे यार, उस सैफू को क्यों मार रहे हैं पीएससी वाले? हाँ, उसने ऐसा क्या जुर्म किया है? वो कर ही क्या सकता है आखिर? वो तो खुद ही इतना खौफजदा रहता है, उसे मारने की क्या जरूरत है? न जाने क्या वजह हो सकती है। पैसा। अरे अम्मा ने उसे 2 ही रुपए दिए थे, अब 2 रुपए के लिए पीएससी वाले को क्यों मारेंगे? बाहर सड़क पर नुक्कड़ व गली में मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठा थे। सैफू पीएससी वालों के सामने जमीन पर पड़ा था और सामने थे पीएससी वाले। सैफू जोर जोर से चीख रहा था, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं हिंदू हूँ मैं आगे बढ़ा और सैफू के सामने आ गया। मुझे देखने के बाद भी सैफू रुका नहीं, वो कहता रहा, हाँ मैं हिंदू हूँ मैं। सैफू डगमगा रहा था। उसके होठों के कोने से खून की एक बूंद निकलकर थोड़ी पर ठहर गई। सैफू, ये क्या हो रहा है? चलो उठो, चलो घर चलो। मुझे बड़ी हैरत हुई, क्या ये वही सैफू है जो था? अरे संभाल के इसकी तो काया ही पलट हो गई। इसे ये क्या हो गया? मैंने सैफू को जोर से डांटा, सैफू होश में आओ, कर्फ्यू लगा है। मोहल्ले के दूसरे लोग दूर से ही हंस रहे थे। साले ये नहीं जानते कि ये पागल है। चलो सैफू, कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू, चलो। ये चलो। आपका कौन है? मेरा भाई है, थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम है इसे भाई। अरे तो घर में रखा करो यार, हमें पागल बना दिया। चलो सैफू, कर्फ्यू लग गया है, कर्फ्यू, चलो। तुमने मुझे कैसे मारा? मैं हिंदू हूँ मैं। कैसे मारा तुम लोगों ने? मैं हिंदू हूँ मैं
इतना कहकर सैफू धड़ाम से जमीन पर गिरा। शायद बेहोश हो गया था। अब इसे उठाकर ले जाना आसान था। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति मैं हिंदू। अब मैं इस नाटक के निर्देशक तरुण जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो पात्र परिचय करा दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शाम में हम लोगों के साथ होने के लिए। हमारे किरदार तो आप लोगों ने देख लिए, लेकिन इनके नाम सुब्रत रॉय, आदेश वैश्य, समक्ष, संदीप कुमार और नसीम शेख, रेमा शर्मा, अखिलेश कसोदर, अमृत पाल, गौरव द्विवेदी, अमृतम तिवारी, अभिनव पांडे, सुजीत सिंह यादव, अंकेश कटियार, आनंद कुमार शर्मा और विकास त्रिपाठी, शालिनी पांडे। अन्य प्रतिभागी हमारे साथ जो थे वो निखत बी और स्वप्निका द्विवेदी। हमारे शिविर के प्रभारी थे शिवम शुक्ला और हमारे साथ लाइट्स पे थे नीतीश भारद्वाज, साउंड पे अवनीश सिंह और इनका साथ दे रहे थे सचिन जायसवाल। मैं इस हॉल के तमाम समस्त कर्मचारियों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन लोगों ने सुबह से आज हमारा काफ़ी साथ दिया। और हमारे अन्य जो जिनका मैं आभार व्यक्त करूँगा, हमारे मित्र राकेश पांडे, प्रदीप कपूर जी और अपूर्व शुक्ला, आयुष शुक्ला, जिन लोगों ने हमें काफ़ी सहयोग दिया इन हमारे 11-12 दिनों में। अब मैं यहाँ की संचालिका ऋचा नागर से कहूँगा कि वो भी ज्वाइन करें और जो लोग भी आ सकते हैं आएं। बाकी तो जो कुछ होता है एक निर्देशक के तौर पे वो तो सब होता है, लेकिन हम लोगों को इस बीच जलपान जो करा रहे थे उनका नाम है शत्रुघ्न और अरविंद। तमाम लंबे लंबे रिहर्सल्स के दौरान वो शिवम चाय के लिए बुलाते थे, वो लेके आ जाते थे। हमारे इस पूरे शिविर के दौरान देवेंद्र नाथ अंकुर जी, जो कि कहानी मंचन के लिए जाने जाते हैं और सन 1974 में उन्होंने इस प्रयोग को शुरू किया था, तो वो भी इस पूरी शिविर के दौरान अपना काफ़ी वक्त निकाल के एक दिन के लिए हमारे इन कलाकारों के साथ बैठे थे और एक शाम बिताई थी, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये सारी शाम शायद संभव न होती अगर शरद नागर जी ने हमें प्रेरित न किया होता कि मैं यहाँ आऊँ और इस तरीके की एक शाम पेश कर सकूँ। तो शायद मैं उनका शुक्रिया अदा किए बगैर इस मंच से उतर भी नहीं पाऊँगा। उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वो हमारे बीच में यहाँ पर अभी नहीं करते हैं क्योंकि वो अपनी शारीरिक असमर्थता की वजह से घर पर हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हम सभी के साथ है, तो मैं उनको नमन करता हूँ। धन्यवाद।